हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारा एक टॉपिक रहेगा, एक अच्छा और साधारण टॉपिक है जो है लिंग। क्या है? लिंग। और लिंग की पहचान किस प्रकार से होती है और लिंग के बारे में क्या जो बातें हैं वो आज हम स्पष्ट करेंगे। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहचान। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहचान। हमें पहचानना होता है, ठीक है। उसमें जो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है या जिन शब्दों से हमें जो स्त्री जाति का बोध होता है, तो स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे लिंग शब्दों की पहचान के लिए उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके भी अपन काम में ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर बात की जाए तो पुस्तक। अब पुस्तक यदि उसकी अपन पहचान करें कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उसमें वाक्य की पहचान के लिए अपन कहते हैं कि ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है। तो उसके पीछे मेरी ई लगा है, इकारांत ई लगने से हमें बात समझ में आ गई कि इसमें स्त्रीलिंग है। जैसे घर है तो अपन कहते हैं कि यह घर मेरा है, ये घर मेरा है। तो उसमें मेरा या आकारांत के आधार पर भी अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें जो पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जो क्या है उसमें रा शब्द आने से आकारांत से बात स्पष्ट हो रही है। अब जैसे सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि लिंग की परिभाषा के आधार पर अपन कहते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो यह है कि लिंग शब्द का अर्थ है, लिंग शब्द का अर्थ है पहचान कराना। लिंग शब्द का तो अर्थ क्या है? हमें पहचान कराना कि ये स्त्री जाति है का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो पहचान कराने के लिए ये लिंग काम करता है। अब ये बात आती है कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे, तो देखिए आगे बात से कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए कि लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? पहचान कराना। कि पहचान के आधार पे हम पता लगाते हैं कि इसमें किस जाति का बोध हो रहा है, किस जाति का बोध हो रहा है। तो जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का यदि बोध होता है, उसके बारे में यदि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। अब लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद। अब प्रमुख रूप से देखा जाए तो लिंग के दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो उसके भेद माने जाते हैं, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि लिंग से तो पहचान होती है
और पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। तो अब इसमें आपको ये बात देखनी है कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का जो बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से देखो कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में तो क्या है? पुरुष जाति का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। और जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। अब जैसे उदाहरण के तौर पर वाक्यों के आधार पर भी अपन आराम से पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है। अब देखो इस आधार पर इसमें वाक्य में देखो कि ये मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें इकारांत आ रहा है। क्या हो रहा है? इकारांत हो रहा है, इस जगह आकारांत शब्द आ रहा है। तो इस आधार पे कोई जिस शब्द के बारे में अपन को पता नहीं चल रहा है तो वाक्य में प्रयोग करके भी उसके बारे में अपन आराम से पता कर सकते हैं कि वो इकारांत है या आकारांत है। ठीक है, तो उसमें री आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है? र आ रहा है। और इसके भी आधार पर पता लगाने के साथ इसके अलावा भी अभी अपन बात करते हैं, कोई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा के लिए पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं और कई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द हमारे सामने कई है, तो उन सभी एक एक इस भेद के बारे में अभी अपन पता करते हैं और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं और आपके फिर कोई प्रकार की कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। तो देखिए कि इस प्रकार से पुल्लिंग, तो देखो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है ना? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सरल और साधारण परिभाषा है इसकी कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सरल परिभाषा है और बिल्कुल साधारण बात है कि जिन शब्दों से हमें क्या है? पुरुष जाति का बोध हो। किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम पुल्लिंग कहेंगे। और जिन शब्दों से हमें जो स्त्री जाति का बोध हो, किसका हो? स्त्री जाति का बोध हो, तो उसे हमें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम अपनी ये बात करते हैं कि इसे पुरुष और स्त्री जाति के बारे में तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिख लिया ये लड़का और ये लिख लिया कि लड़की। ठीक है, तो इस लड़का है, लड़की है, तो इसमें आपको आराम से पता कर सकते हैं कि इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। और यदि इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसके जो कुछ विशेष नियम हैं उन नियमों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि उन नियमों के आधार पर अपना स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध किस प्रकार से
कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उसके एक एक जो उसके भेद हैं उसके बारे में और भी अभी आगे अपन बात करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे दिनों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में स्पष्ट होते हैं। चैत्र का महीना हो, चाहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये हमेशा क्या है जो पुल्लिंग के रूप में ही होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जो कुछ विशेष नियम है, इन नियमों का आप हमेशा ध्यान रखना। इन नियमों को स्पष्ट किया गया है, इसमें हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखो पर्वतों एवं पेड़ों के नाम, जो पर्वतों के नाम है, पेड़ों के नाम है जो पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय है, अरावली है, नीम है, बबूल है, तो इस प्रकार से ये भी क्या है जो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब है ग्रहों एवं रत्नों के नाम, जो ग्रह ठीक है और जो रत्न है वो पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, पन्ना हो गया, हीरा हो गया। तो इस प्रकार से जो रत्न है, जो ग्रह है, उनसे संबंधित जो ये शब्द आएंगे तो हमेशा के लिए पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब बात रहती है कि भाषाओं के नाम, जो भाषाएं, जो भी भाषा है, जितनी भी भाषाएं हैं और जितनी भी लिपियां हैं, वो सारी की सारी किस्में प्रयुक्त होती हैं स्त्रीलिंग में। ध्यान रखना, भाषा वो लिपियां हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। जैसे हिंदी है, देवनागरी है, जापानी है, तो ये सारी की सारी किस्में प्रयुक्त होती हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। अब नदियों एवं तिथियों के नाम, ठीक है, जो नदियों के नाम है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में, जो तिथियों के नाम है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। जैसे गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, प्रथमा है, द्वितीया है, पंचमा है। तो इस प्रकार से जो ये नियम के आधार पर आप यह 3-4 नियम हैं, उसको आप याद रखना। इन नियमों के आधार पर आप कोई प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और आराम से स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। तो देखिए कि इस प्रकार से लिंग के कई उदाहरण आपके सामने हैं और बिल्कुल सरल के आधार पर अपन पहचान सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे छात्र है, इसमें अ से अकारांत है और इस अ को हमने क्या बदला, आ में। अ को किस में बदला, आ में। इस जगह अ था, इस जगह क्या था, अ था, अकारांत शब्द था और इसी शब्द को अपन आगे जाकर आ में बदल दिया और आ में बदलने से ये आकारांत हो गया और आकारांत के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब देखो पूज्य, जैसे अपन पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूज्या माता जी, ठीक है। ये इसका जो लिंग परिवर्तन के आधार पर इसमें पूज्या होगा। तो ये देखो इस प्रकार से सुत है, सुत यानी पुत्र होता है और इसका जो लिंग परिवर्तन के आधार पर क्या हो जाएगा, सुता। क्या हो जाएगा, सुता। और वृद्ध, वृद्ध का क्या हो जाएगा, वृद्धा। और भवदीय, अपन कभी कभार प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते हैं तो अपन लिखते हैं भवदीय। और इसका जो लिंग के आधार पर इसको अपन क्या लिखेंगे, भवदिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भवदिया लिखेंगे। अब ये कि अनुज, भाई के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं तो अनुज, मेरा छोटा भाई अनुज है। यदि इसी को बहन के लिए प्रयुक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुजा। अनुजा मेरी छोटी बहन, जो अनुजा। अब देव है तो देव का विलोम क्या है कि देव पूजे जाते हैं, देवियाँ पूजी जाती हैं। देव पूजे जाते हैं, देवियाँ पूजी जाती है। अब यहाँ पर गोप और गोप का विलोम क्या हो जाएगा, गोपी। और डिब्बा, ठीक है, ये डिब्बा मेरा है, ये डिब्बा मेरा है। और एक है डिबिया, ये डिबिया मेरी है, ये डिबिया मेरी है। तो इस प्रकार से क्या है कि जिन शब्दों में, जो वाक्यों में प्रयुक्त करके भी उन शब्दों को आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब ये लेखक क्या है, लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका। क्या है, लेखिका। अब जैसे वाक्य में प्रयोग करो, लेखक पुस्तक लिखता है, लेखक पुस्तक लिखता है और लेखिका पुस्तक लिखती है, लेखिका पुस्तक
लिखती है, तो अपने आप ही स्वतः इसमें लिंग में परिवर्तन हो रहा है। तो वाक्य में प्रयोग करके भी अपन पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है और कौन सा नहीं है। और उसके अलावा जो मैंने आपको नियम लिखा है, जो कई ऐसे जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में रहते हैं, हमेशा के लिए पुल्लिंग में ही रहती हैं। अब ये पाठक, पाठक का विलोम क्या हो गया? पाठिका। क्या हो गया? पाठिका। पाठक पढ़ रहा है, पाठिका पढ़ रही है। गायक गा रहा है, गायिका गा रही है। अपने आप स्वतः ही वाक्य प्रयुक्त के आधार पर ही परिवर्तन हो रहा है। नायक खेलता है, नायिका खेलती है। नायक खेलता है और नायिका खेलती है। जैसे सेठ बैठे हैं, सेठानी बैठी है। ठीक है, बैठे हैं और बैठी है, उसमें भी क्या है कि लिंग परिवर्तन स्वतः ही हो रहा है। आप आराम से पता कर सकते हैं इसमें। भव का भवानी है। मोर नाच रहा है, मोरनी उड़ रही है। मोर नाच रहा है और मोरनी उड़ रही है। रही है, इसमें भी लिंग परिवर्तन हो रहा है। अब ठाकुर का ठाकुराइन है, भगवान का भगवती है। अब जो कई जो इसमें शब्द ऐसे हैं जो अपन उसमें इसके आगे मादा लगाकर इसका लिंग परिवर्तन करते हैं। अब खरगोश, तो खरगोश का अपन लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे? मादा खरगोश। ठीक है ना, मादा खरगोश। अब भेड़िया, तो भेड़िया के लिए क्या प्रयुक्त किया हमने? मादा भेड़िया। जैसे कौआ, तो कौआ का जो कुछ जगह लिखा हुआ कभी मिलता होगा लेकिन नहीं है, लेकिन कौआ के लिए क्या? मादा कौआ भी प्रयुक्त होता है। तो कई शब्द ऐसे भी होते हैं कि उनका जो लिंग परिवर्तन करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके आगे मादा लगाकर और उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। अब युवक का क्या हो गया? युवती। तो इस प्रकार से कई उदाहरणें और उन उदाहरणों के आधार पर पता कर सकते हैं। और सबसे सरल और साधारण तरीका ये है कि आप इन शब्दों को क्या करो? वाक्य में प्रयुक्त करो। और वाक्य में प्रयुक्त करने से क्या है कि वो स्वतः ही अपन को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, स्त्रीलिंग आ रहा है या पुल्लिंग आ रहा है। तो ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लिंग किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब हमारे सामने बात आती है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे उदाहरण और सारे के सारे नियम आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेना। और अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में इससे आगे और इसमें जो कमियां आपकी रहेगी तो उस समस्या का समाधान भी अपन कर लेंगे। लेकिन ये सारा का सारा आप अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लेना। और धन्यवाद।